तमिलनाडु के अगस्त्य मलाई पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां हरिराम नाम का एक मोची रहता था। वो काफी गरीब था, इतना गरीब कि लोगों के फटे जूते जैसे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। अपनी टूटी झोपड़ी में जगह जगह उसने मरम्मत करके उसका हरिराम का जीवन बीत रहा था। घर में उसका जवान बेटा रामू और पत्नी शांता थे। बारिश में झोपड़ी से पानी सीधा घर में आता। गर्मियों में सूरज की आग बरसती और ठंडी में तीनों ठिठुरते। पिताजी, आप मुझे भी जूते बनाना सिखा दीजिए ना। हमारे पास अच्छी छत भी नहीं है और ना ही अच्छी किस्मत है। पता नहीं कब तक मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के जूते पॉलिश करता रहूंगा। बेटा धैर्य रख, एक दिन हमारी किस्मत चमकेगी, लेकिन सुख का सौंदर्य होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तेरे पिताजी ने जब सुई हाथ में ली थी तब से आज तक सिर्फ गांव वालों के लिए जूते ही बना रहे हैं। और बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम भी आजीवन सिर्फ जूते सिलाई करते रहो। लेकिन पिताजी, सिर्फ जूते पॉलिश करते करते मेरे हाथ घिस गए हैं। पता नहीं कब किस्मत चमकेगी। फटी चादर ओढ़कर रामू सोने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ रामू का पिता उसको मजदूरी से दूर रखना चाहता था, दूसरी ओर रामू कुछ न कुछ करके धन कमाना चाहता था। अरे भाई, ये कैसे जूते बना दिए हैं? मैं तुम्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं दे सकता। ना ये मेरे पैर में आ रहे हैं और ऊपर से मेरे पैर में चुभ रहे हैं। अरे गोलू भाई, सही किए थे, फिर भी क्यों ऐसा हो गया? नहीं नहीं, रहने दो भाई, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैं बाजू के गांव में जाकर चंपक मोची से अपने जूते करवा लूंगा। सुना है वो अच्छा काम करता है। तुम तो अब बूढ़े हो गए हो, तुम घर जाओ और आराम करो भाई। हाँ। गोलू ने गुस्से में हरिराम के सामने जूते फेंक दिए और इतना कुछ सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। हरिराम दुखी हो जाता है, लेकिन पीछे से रामू ने देख लिया था तो वो उसकी ओर आता है। हे भगवान, अब इन बूढ़े हाथों से काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने एक हफ्ते की मेहनत से गोलू भाई के लिए जूते बनाए थे और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। हे भगवान। देखिए पिताजी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर आप मुझे जूते सिलना नहीं सिखा रहे तो मैं मजदूरी करने चला जाता हूँ, लेकिन मुझे बस जल्दी से पैसे चाहिए। अरे बेटा, थोड़ा तो धीरज रखो, हम थोड़े आराम से सोचेंगे। क्या आराम से सोचेंगे पिताजी? मेरे साथ जो खेलते कूदते थे, साथ पड़े हुए, वो भी मेरी ऐसी फटीचर वाली हालत देखकर मुझसे मुंह फेर लेते हैं। मुझसे अब हमारी गरीबी देखी नहीं जाती। गुस्से में रामू चला जाता है। रामू गुस्से में जा रहा था, तभी कुमार ने उसे रोका। अरे रामू भाई, क्यों गुस्से में पिताजी से बहस कर रहे थे? कुछ नहीं भाई, बस काम की चिंता है। अगर काम ही करना है तो क्यों ना साथ में करें, हैं? क्या काम है भाई? देखो भाई, मेरा खेत बरसों से खाली पड़ा है, लेकिन आज तक कोई साथी नहीं मिला। मुझसे तो काम होता नहीं। अगर तुम कहो तो साथ मिलकर खेती करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें खेत की सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ी देर रामू ने सोचा, फिर बोला। खेत में भागीदारी? कितना भाग मेरा होगा, बताओ भाई? अरे भाई, आधी आमदनी तुम्हारी, आधी आमदनी मेरी। मजबूरी में आकर पैसों की लालच में रामू ने हाँ कर दी। ठीक है भाई, चलो काम पर लगते हैं। दिन की कड़ी धूप और शाम की ठंड, बिना अपना सोचे समझे लगातार 2 महीने तक रामू ने खेत को ठीक करने में बहुत मेहनत की। खेत एकदम तैयार था तो उसने कुमार से बात की।
चलो भाई, अब क्या उगाना है खेत में, बताओ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में भी कुछ महीनों से पैसे की कमी हो गई है। खेत के लिए मुझे एक जमींदार से अच्छा दाम मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसे बेच दूं। रामू को गुस्सा आ गया। क्या कहा? जमीन बेच दोगे तो मेरा क्या होगा? मुझे भी हिस्सा चाहिए। अरे अरे, काहे मत्थे चढ़े जा रहे हो भाई? हिस्सा चाहिए का मतलब क्या होता है? ये मेरी जमीन है, चलो यहाँ से निकलो, हटो। कुमार रामू को धक्का देकर खेत से निकाल देता है और रामू दुखी हो जाता है। वो रोते हुए जा रहा था। मोची हो, लोगों के जूते पॉलिश करो, आए बड़े खेत में भागीदारी लेने वाले। हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है तूने मेरी। कुमार को अपनी जमीन बेचनी थी और इसलिए खेती के बहाने उसने मुझसे 2 महीने सफाई का काम भी करवा लिया। झूठ बोलकर मुझे मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? पिताजी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं मजदूरी करने गया था तो मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बेटा, अब तू काम करने कहाँ जाएगा? इससे अच्छा तू जूते पॉलिश कर। थोड़ा थोड़ा करके 2 वक्त की रोटी तो हो ही जाती है। कब तक 2 वक्त की रोटी के लिए मैं और पिताजी ऐसी मजदूरी करते रहेंगे, बताओ? देखना बेटा, एक दिन तुम जरूर कामयाब बनोगे। क्या कामयाब पिताजी? हर काम से मुझे निकाल दिया जाता है या मेरे साथ कोई ना कोई चाल चल देता है। रामू दुखी होकर सोच में पड़ गया। वो मजदूरी करने जाता तो वहां से उसे निकाल दिया जाता और उसकी छोटी छोटी गलती पर उसे लोग चिढ़ाते। झोपड़ी जैसे अपने घर की खिड़की से रामू सितारे देख रहा था और उसके मन में काफी सारे ख्याल भी आ रहे थे। अरे रामू, तुम बहुत दिन से कह रहे थे ना तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अरे क्या बात करते हो कुमार, यह सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, काम नहीं। हंसो हंसो भाई, एक दिन मुझे मेरा दिल कहता है मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगा। जिस तरीके से दर्जी का बेटा जिएगा तब तक सिएगा, उसी तरह मोची का बेटा जिएगा तब तक जूते और चप्पल ही छुएगा। सब लोग गांव में उसका बहुत मजाक उड़ाते। रामू की गरीबी का उपहास करना मानो उनका रोज का काम बन गया था। मेरे गांव वाले मुझे ऐसे क्यों कहते हैं? मेरा कोई मित्र भी नहीं, ना कोई मेरी हालत समझने वाला है। दूसरे दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था और वहाँ से एक तेजस्वी साधु निकलते हैं। लंबी काली जटा, मुख पर तेज, हाथ में कमंडल। रामू उन्हें देखता है और उनके तेज को देखकर दंग रह जाता है। अरे वाह, कितने तेजस्वी महर्षि हैं। अरे बेटा सुनो, तुम तो काफी मेहनती बालक लगते हो। रामू ने उनके पांव छुए और पूछा, आशीर्वाद दीजिए महर्षि, आप कौन हैं? बेटा, मैं तपस्वी कश्यप हूँ, नगर भ्रमण के लिए निकला हूँ, लेकिन तुम थोड़ी चिंता में लगते हो। अरे नहीं नहीं महर्षि, आइए आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ। बेटा, मैं अभी यात्रा पर हूँ, नहीं रुक सकता कहीं, लेकिन तुम जरूर ही कुछ छिपा रहे हो मुझसे। महर्षि ने कमंडल से पानी अपने हाथ में लिए और ध्यान लगाया। रामू देख रहा था वो क्या कर रहे हैं। फिर महर्षि बोले, अरे बेटा, अपने अंदर इतना दुख समेटे हो। तुम्हारा घर टूटा है, गांव में सब ने तुम्हारा उपहास करके तुम्हारा उपयोग किया है, तुम्हारे माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं। अरे महर्षि, आप तो मेरे मन की दुविधा समझ गए। आप तो ज्ञानी लगते हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। देखो बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, भाग्य चमकने वाला है, लेकिन उससे पहले
तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगे और धन, पैसे और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, किस्मत के खेल में हार मत मान लेना। तुम्हें सोच समझकर हर कदम उठाना है। उतना कहकर ऋषि कश्यप तो वहाँ से चले गए और खुशी से झूमता हुआ रामू घर आया। वो अपनी बात घर में बताने ही वाला था कि अरे बेटा, देखना ये तेरे पापा को क्या हो गया। देख तो, सुबह से न बोल पा रहे, ना ही हिल पा रहे हैं। देख बेटा। रामू ने देखा उसके पिता हरिराम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अरे अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आप अचानक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दोनों माँ बेटे रोए जा रहे थे और उसी वक्त तेजस्वी महर्षि कश्यप एक दिव्य रोशनी के साथ उनके सामने आए। ऋषिवर, ऋषिवर, मदद कीजिए ऋषिवर, मेरे पिताजी को अचानक से क्या हो गया? अरे बेटा, उठो। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे भाग्य की परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे पिता का कठिन समय आ गया है। अब इसमें तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और इनकी सहायता करनी होगी। क्या कह रहे ऋषिवर? कठिन समय? हाँ शांता देवी, हरिराम के अपने कर्मों की वजह से उसका यह समय बहुत खराब बीतने वाला है। आप लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। तो मैं क्या करूं ऋषिवर, बताइए। मेरे पिताजी का इलाज कैसे करूं मैं? तुम्हारे पिता का इलाज सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से हो सकता है। यहाँ से कई योजन दूर सुंदर वन जंगल और रेतीले रेगिस्तान के बीच में एक दिव्य तालाब है। वहां से तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलेगी। क्या कहा? इतना दूर? बेटा, तुम कैसे जाओगे? और हम अकेले होगे तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? अरे चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही काम करूंगा। बेटा, मैंने तो तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़ दोगे, समय से पहले कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि कश्यप अदृश्य हो गए। रामू सोच में पड़ गया। वो और उसकी माँ रोए जा रहे थे। रामू अपने पिता की जगह पर काम करने लगा, लेकिन उसे जूते बनाने नहीं आते थे, तो आमदनी कम हो गई थी। उधर घर में माँ हरिराम का ख्याल रख रख कर थक गई थी, तो उसने रामू के आते ही उसको कहा, बेटा, अब तो घर की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब तो हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ये कैसा लक्ष्मी योग है ऋषिवर? कैसा? शांता चौंक जाती है। लक्ष्मी योग? क्या बोल रहा है बेटा? ऋषि कश्यप ने मुझको कहा था कि मेरे भाग्य में लक्ष्मी योग है। बेटा, कोई लक्ष्मी योग नहीं है। घर में खाने तक के पैसे नहीं है। अरे कैसा जीवन दिया है! अगर लक्ष्मी योग है तो जल्दी पैसे क्यों नहीं आते? बेटा, ऐसा ना कर। पिताजी ने मुझे जूते बनाना तो सिखाया नहीं, अब गांव में कोई काम भी नहीं दे रहा। तेरे बापू चाहते थे तू बड़ा आदमी बने, सिर्फ मोची बनकर न रह जाए। रामू की आंखें लाल हो गई और वो आवेग में बोल पड़ा, अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अगले 1 हफ्ते तक रामू ने जी तोड़ मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े। ये लो माँ, ये पैसे। पापा का ख्याल रखना माँ। मैं उनके लिए जड़ी बूटी लेकर और अपने लिए भाग्य का खेल खेल कर ही लौटूंगा। आशीर्वाद दो माँ। रामू ने अपने माता पिता दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। रामू थककर चूर हो गया था। भूख के मारे अपने थैले में देखता है तो सब सामान खाली हो गया है। हे भगवान, पता नहीं कितने दिन से चल रहा हूँ
अब तो खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई हैं। रामू वहीं पर सो जाता है। अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। रात को जानवरों की आवाजें सुनकर रामू घबरा कर उठ गया, डरने लगा और उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं, ये कैसी भयानक आवाजें हैं। अगर यहाँ सोया रहा तो जानवर मार डालेंगे। रामू जंगल के अंधेरे में पेड़ पौधों के बीच से होते हुए जा रहा था कि अचानक एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। अरे वो क्या है, देखता हूँ कौन है। रामू झोपड़ी के पास गया और दरवाजा थोड़ा खुला था तो झांक कर अंदर देखा। अंदर एक अद्भुत सी सुंदर स्त्री बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। रामू उसे देखकर डर गया और जाने लगा। तभी एक मोहक आवाज से उसके पसीने छूटने लगे। रुको रामू, कहाँ जा रहे हो? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं वही हूँ जिसे देखकर तुम भाग रहे हो। अंदर आ जाओ, झोपड़ी में। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? कहीं ये चुड़ैल जैसी औरत मेरी बलि ना दे दे। सोचो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर आओ। रामू को आश्चर्य हुआ तो वो झोपड़ी के अंदर गया। तेजल खड़ी हुई। उसका सौंदर्य देखकर वो दंग रह गया। अरे आप कौन हैं? आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं तेजल हूँ, ज्ञान की देवी। यहाँ तुम्हें जादुई बूटी का रास्ता दिखाने आई हूँ। रामू सोच में पड़ गया। क्या इसका भरोसा किया जा सकता है? ज्यादा मत सोचो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। उस बूटी के रास्ते में तुम्हें रेगिस्तान के तूफान का सामना करना पड़ेगा। मैंने आज तक जिस जिस को वहाँ भेजा है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। मैं अभी ही जाऊंगा और जल्दी ही वापस लौटूंगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता रामू, मुंह की खाओगे। ये सब कहने की बातें हैं। ऋषि कश्यप भी कह रहे थे मेरा लक्ष्मी योग है। कुछ नहीं हुआ। मैंने जितनी मजदूरी की उतने पैसे ही आए। धनवान कोई ऐसे नहीं बन जाता, समय लगता है। मेरा समय मत खराब करिए। मुझे अपने पिताजी को ठीक करके अपने लक्ष्मी योग का पीछा करना है। ठीक है, जाओ, लेकिन जंगल पार सिर्फ सुबह ही कर पाओगे। अगर वापस लौट आए तो तुम्हारा विवाह एक परी से होगा जो तुम्हें धनवान बना देगी। मजाक अच्छा करती हो तुम। मत मानो, मुझे पता है तुम भूखे हो। इससे कुछ खाने की चीजें और काम की वस्तुएं हैं। और हाँ, तालाब के ऊपर तैर रही चमकीली पत्तियां ही वो जड़ी बूटी है जो तुम्हें चाहिए। तेजल ने उसके थैले को जादू से भर दिया। रामू ये देखकर हैरान रह गया। ये तो चमत्कार है। मैं ज्ञान की देवी हूँ। आगे अगर रात में सफर किया तो जंगली जानवर तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। मुझे नहीं लगता। रामू तो घमंड में निकल पड़ा। थोड़े दूर चलते ही आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ। रास्ते में दो बाघ बैठे थे। रामू उन्हें देखकर डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। वो ठीक कह रही थी, सुबह ही आना चाहिए था। पूरी रात रामू ने पेड़ पर गुजारी और सुबह होते ही बाघ चले गए। रामू नीचे उतरा और चलता गया। जब भूख लगती तो वो थैले में से खाना खाता। दिन ढलते गए और कई दिनों तक चलने के बाद रामू रेगिस्तान तक पहुंच गया। ये थैला तो सच में जादुई हो गया है। जितना खाया उतना ही सब वापस आ जाता है। ज्ञान की देवी ने कहा था यहाँ से नक्शा काम आएगा। रामू एक नक्शा निकालता है और उसके सहारे चलता जाता है। थोड़ी दूर जाते ही धूल मिट्टी का तूफान आ जाता है और रेगिस्तान की रेत उड़ने लगती है। अरे नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी अपने हाथों को आगे करके रामू चलता गया।
तो आगे रेत में धंस गया। बचाओ 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 मुझे। नीचे गिरते ही तूफान थम गया और रामू ने देखा सुरंग है, रेगिस्तान के बीचों बीच सुरंग का इतना बड़ा जाल है। वो हैरानी से देखने लगा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन सामने से बहुत सारे बिच्छू आ रहे थे। रामू भागने लगा, तभी उसे याद आया। अरे तेजल ने कहा था मेरे थैले में काम की चीज है। वो भागते हुए थैले में हाथ डालता है, वो एक मशाल निकलती है जो बाहर आते ही अपने आप जल जाती है और आग को देखकर बिच्छू रुक जाते हैं। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। रामू मशाल की तेज आग से बिच्छुओं को भगाने लगा और उनके पीछे पीछे जाते ही बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये रहा रास्ता। ये सब क्या नजारा है भगवान, मैं तो चित भ्रम हो रहा हूँ। इतनी मधुर खुशबू, लगता है ये पानी जादुई है। तभी उसकी नजर पानी में तैर रही जड़ी बूटी पर पड़ी। वही वो जड़ी बूटी है, चलो ले आता हूँ। जल्दी ही पिताजी ठीक हो जाएंगे। मुझे फिर लक्ष्मी के योग का पीछा भी तो करना है। रामू उसके पास जाता है और जड़ी बूटी को छूने की कोशिश करता है, तो सारी पत्तियां पानी के अंदर चली जाती है। अरे रुको रामू, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर ये दिव्य जड़ी बूटी पाकर अपने पिता को ठीक करना है तो मेरा भी एक काम कर दो। है? ये किसकी आवाज है? नीचे देखो, मैं हूँ सोनू जलपरी, मत्स्य देश की राजकुमारी। क्या? एक जलपरी? हाँ। मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तो ही मैं तुमको ये जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। कैसा काम जलपरी? मुझे जल्दी बताओ। जड़ी बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। रामू सोच में पड़ गया। किस तरह? तुम्हें मेरी सहेलियों के लिए एक छोटा सा पुल बना देना होगा जो जमीन को तालाब के मध्य तक जोड़े। अगर 3 दिन में ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इस तालाब की जादुई जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। क्या? एक पुल? जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये जड़ी बूटी पकने के 1 हफ्ते बाद ही खराब हो जाती है। रामू परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो जंगल जाकर लकड़ियां लाकर पुल बनाने लगा। तीन दिन तक लगातार काम करके रामू ने पुल तैयार कर लिया। हे भगवान, अब तो कमरिया दुखने लगी है। जलपरी पानी के बाहर आती है। अरे वाह रामू, सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनत का फल पाने के लिए तैयार हो। ये लो, तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए जादुई जड़ी बूटी। इसका रस उन्हें पिला देना। जलपरी के हाथ में एक रंग बिरंगी रोशनी चमकी और जड़ी बूटी हाजिर हो गई, जिसे उसने रामू को दे दी। शुक्रिया जलपरी, अब मुझे जाना होगा। ध्यान से जाना और तेजल को जरूर मिलकर जाना। रामू दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा और वापस लौटते समय वो ज्ञान की देवी तेजल के पास जा पहुंचा। वाह रामू, तुम आ गए। मुझे लगा वापस नहीं लौट पाओगे। अब मुझे जल्दी से अपने पिताजी को ठीक करना है। लेकिन तुम्हारे धनवान होने की बात तो भूल ही गए क्या? नहीं तो मैं अब जान गया हूँ कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता और मेहनत के बगैर तो भाग्य समय पर भी नहीं खुलता। मैंने इस जड़ी बूटी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सिर्फ समय आने पर ही मुझे ये मिली। बस यही ज्ञान तुमने देखना चाहती थी। मैं एक श्रापित परी थी जिसका विवाह कभी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर
मुझे ऋषि कश्यप ने आशीर्वाद दिया था कि जिस किसी को भी मैं इस जड़ी बूटी तक पहुंचा दूं और उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला दूं, वही मेरा पति बनेगा। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह का प्रस्ताव सुनकर रामू तो हैरान ही हो गया। अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं ज्ञान कन्या से विवाह करूं। तुम अब काबिल हो चुके हो और तुम्हारा लक्ष्मी योग भी आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे विवाह कर लो और एक सुखी जीवन। अरे रुको रुको रुको, कहाँ इस गरीब मोची को अमीरी के सपने दिखा रही हो तुम? मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी माँ भी बहुत दुखी है, वो चिंता कर रही होगी। चिंता मत करो, मैं वहाँ से चलती हूँ। फिर तेजल ने ध्यान लगाया और एक चमत्कारी रोशनी के साथ वो और रामू दोनों रामू के घर पहुंच गए। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, और ये रही जड़ी बूटी। रामू ने जड़ी बूटी पीसकर अपने पिता को पिला दी। एक चमत्कारी रोशनी उनके अंदर आई और वो ठीक हो गए। अरे बेटा, मैं ठीक हो गया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। हर दिन तेरी माँ रोए जा रही थी। अरे ये लड़की कौन है? माँ, ये वही लड़की है, ज्ञान की देवी, जिसने मेरी सहायता करी। अब ये मुझसे विवाह करना चाहती है। तू बता बेटा, क्या तुझे ये पसंद है? रामू शर्माने लगा और बोला, जी माँ, मैं भी इससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, क्या बात है। रामू और तेजल ने शांता और हरिराम के पैर छुए और एक दिव्य प्रकाश के साथ उनका घर सुंदर महल जैसा शानदार बन गया। और एक बड़ी तिजोरी भी उनके कमरे में दिखी, जिसमें सोना चांदी और हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे थे। क्या क्या सच में सच में मैं धनवान बन गया? बेटा, मैंने कहा था ना कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में लिखा हो कि जूतों से दूर रहोगे तो ही तुम्हारा भाग्य खुलेगा। नहीं पिताजी, दरअसल समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और समय आने पर भाग्य का लिखा पाने के लिए भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी जरूरी है। रामू समझ चुका था, अगर लक्ष्मी योग है भी तो भी मेहनत का ही फल मिलता है।